हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं धातु एवं अधातु का अगला पार्ट, जिसको संयोजकता बोलते हैं। वैसे तो अगर बात करें तो ये आपके चैप्टर 5 का है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। लेकिन अगर आप ये नहीं पता करोगे, संयोजकता नहीं पता करोगे, तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। धातु अधातु, वहाँ पर क्या होता है, जब हम रासायनिक धातु के गुण पढ़ते हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो रिएक्शन होती है तो वो कैसे बन जाते हैं, कैसे CO2 बन जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजकता क्या होती है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना पड़ेगा। तो इसके लिए, संयोजकता के लिए आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझना पड़ेगा, मतलब कि तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयोजकता का मतलब होता है, लिखा है, यह किसी तत्व के संयोग करने की शक्ति होती है। मतलब कि तत्वों से संयोग करते हैं तो क्या होता है, जैसे HCl बन गया, तो HCl बना तो कैसे, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने संयोग किया, और संयोग करने के बाद क्या बन गया, HCl बन गया। H2O, तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2, तो CO2 में क्या है, कार्बन का 1 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर के, यहाँ पर देखो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने बताया कि HCl, तो HCl क्या है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन भी क्या है, सिंगल है, अकेला है, और क्लोरीन भी अकेला है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन का 1 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु, ये दोनों मिलते हैं और HCl का निर्माण होता है। H+Cl बन गया HCl। तो ये सारी बातें आपको सीखनी होंगी। अब इसी तरह अगर हम जल की बात करें, बोलता है, पूछता है कि जल में परमाणुओं की संख्या बताओ, तो H2O, तो इसमें क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, टोटल परमाणुओं की संख्या 3, और बन गया क्या, जल। नाम हो गया जल। ना हाइड्रोजन कहेंगे ना ऑक्सीजन कहेंगे, इसको हम बोलेंगे H2O, जल बोलेंगे, नाम बदल गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है। CO2 है, हमने एग्जाम्पल बहुत सारे दे दिए। तो ये कैसे होता है, कैसे संयोग करते हैं, उसी को इस संयोजकता के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्योंकि संयोजकता नहीं पता होगी तो हम फिर किसी भी तत्व को अरेंजमेंट नहीं कर सकेंगे, उनको जोड़ नहीं सकेंगे। वो कैसे जुड़ते हैं वो आपको समझना है। तो वही कह रहा है कि जो संयोजकता होती है वह किसी तत्व के संयोग करने की शक्ति होती है, पावर होती है। दूसरी परिभाषा, आप एक लाइन में ये परिभाषा भी लिख सकते हो कि यह किसी तत्व के संयोग करने की शक्ति होती है। या फिर सबसे आसान ट्रिक दूसरा, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। अब आप बोलोगे कि सर बाह्यतम कोश क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ये क्या होता है, ये सब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, इसके लिए आपको, आपने 9th में पढ़ा होगा, उसमें आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ाया गया होगा, बोर का परमाणु मॉडल पढ़ाया गया होगा। तो उसमें गोले के आकार में इस तरह से आपका कक्षक बनाए गए रहे होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपको बता दिया गया कि नाभिक था, और नाभिक में क्या थे, प्रोटॉन थे और न्यूट्रॉन थे। यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। ये सारी चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे फिर थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ये तो था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और लास्ट में यही नाभिक पर। फिर आए, उन्होंने क्या किया, एक बमबारी करवाई और वहाँ पे अल्फा कणों की बमबारी करवाई। तो देखा कि कुछ कण जो थे वो यहाँ से, जैसे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये अल्फा कण थे इस तरह से। तो इन्होंने जब अल्फा कणों की बमबारी कराई एक चादर पे, तो उन्होंने देखा कि कुछ कण तो उस पार चले गए, कुछ कण यहाँ पर आकर के वापस लौट गए। तो इसका मतलब उन्होंने दे दिया कि यहाँ से वापस लौट गया, इसका मतलब कि इस स्थान पर कुछ ठोस
वस्तु रही होगी जिससे कि जो हमारे कण थे वो वापस लौट आए, कुछ क्या हुए, मार्ग से विचलित हो गए। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये जरूर इस नाभिक से टकरा कर गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर बेसिक हमको बोर का परमाणु मॉडल ही समझना है, क्योंकि इसी से संयोजकता आपकी निकलेगी। आपने पढ़ा होगा कि एक कक्षक था जिसका नाम हमने K दिया था, एक L होता है और एक M होता है और लास्ट में N होता है। ये कक्षक थे और इसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं, मतलब कि इस वाले कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरे वाले में उन्होंने कहा कि इसमें 8 रह सकते हैं, और यहाँ पर कहा कि 18 और लास्ट वाले में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखो, जो अभी इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको समझ में आए, क्योंकि हमने तत्व लिखवाए हैं, 1 से 30 तक तत्व आपको लिखवाया है, और वहाँ पे उसकी परमाणु संख्या क्या है वो भी आपको बताया है। तो परमाणु संख्या यहाँ पर बहुत मायने रखती है कि आपको अगर परमाणु संख्या नहीं पता होगी तब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं कि ये 2, 8, 18, 32 ये इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो परमाणु के क्रमांक होते हैं उन्हीं को, जितने परमाणु के क्रमांक, जो जितना उस तत्व का परमाणु क्रमांक होगा वही उतने भी उस तत्व के इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन के 6 परमाणु हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन ही इस नाभिक के चारों ओर क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। तो आप थोड़ा और ध्यान देना, यहाँ पे आप डिटेल में थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझते रहो। देखो यहाँ पे एक K था, एक L था, एक M था और एक N था। ये 4 थे। ये पहला कमरा था, ये दूसरा कमरा था और ये तीसरा वाला था, ये चौथा वाला। बहुत अच्छे से समझाएंगे, ध्यान से समझते जाना, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। तो ये 4 कमरे थे। उन्होंने कहा कि इस कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने, 2। और दूसरे वाले में कहा कि 8, और तीसरे वाले में कहा 18 और चौथे वाले में कहा 32। तो इसमें भी एक नाम दिया गया उस कमरे का जिसका नाम है S। ध्यान से समझना, पहले कमरे का जो नाम है वो S है। इसमें उन्होंने कहा कि 2 कमरे हो सकते हैं और 2 कमरे में 8 लोग रह सकते हैं। तो उन कमरों के नाम क्या थे, S और P। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। तीसरा S, P और D। इसमें पहला कमरा था S नाम का, दूसरा कमरा S और P। तीसरे वाले कमरे में तीसरे नंबर पे था तो उन्होंने कहा कि 3 कमरे हो सकते हैं, S, P और D। चौथे वाले में S, P, D और F, 4 कमरे उन्होंने बताया। तो ये क्या हो गया, पहला कमरा हो गया, इसको कहेंगे 1। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1s2। ध्यान से समझते जाना। दूसरे वाले में कहा कि 8 रह सकते हैं। तो पहले वाले में तो आपको क्लियर है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लिखेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर का कमरा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2, 2s2। क्या कहेंगे, 2s2। तीसरा वाला जो कमरा है उसको कहेंगे, ये दूसरा वाला ही है तो लिखेंगे 2p6। अब ध्यान देना, यहाँ पर इक्वल लगा रहे हैं, यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो ये कह रहा है ये सेम है। यहाँ पर 6 और 2 ये जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया कि यह 8 आए कैसे, 2 कमरे हैं, इस कमरे में फिक्स है कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे वाले कमरे में 6 रह सकते हैं और टोटल कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। ये आ गया। अब अगले की बात करें तो ये तीसरे नंबर का कमरा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और S वाले में कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर तीसरे नंबर पे तो आपको क्लियर है कि P वाले में कितने लोग रह सकते हैं, 6, तो लिख देंगे 6। और ये तीसरे नंबर का ही D है तो D में मानक दिया गया कि इसमें 10 लोग रह सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन, लोग का मतलब आप समझते हो, हम आपको इसलिए समझा रहे हैं जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। तो यहाँ पर ये 10, 6, 16 और 16, 2,
18, ये भी आपका क्लियर हो गया कि ये 18 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से। तो इस तरह से आए, 3 कमरे थे एस, पी और डी नाम के, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हो गया ये 18। अब थोड़ा हम 32 वाले को देख लेते हैं। चौथे नंबर का कमरा है तो लिखेंगे 4s2, फिर लिखेंगे 4p6, ये आपको पता है कि पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे 10 और यहाँ पर लिखेंगे इसमें एफ वाले में 14 लोग रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये आ गया, गिन लो जरा, 14, 10, 24, 24, 6, 30, 30, 2, 32 आपका आ रहा है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको ये इतना मानक जो है वो आपको अच्छे से रट लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझ लेना, यही है जो आपको संयोजकता निकालने में हेल्पफुल होगा। तो इससे आप इलेक्ट्रॉनिक किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर सकते हो, क्योंकि प्रत्येक कक्षक को पूर्ण होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस क्रम में अब जो नई वो आया है उसमें हम 2, 8, 8, 8 इस तरह से करके भरते हैं। इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये पहले का था 2, 8, 18, 32, तो 18, 32 जो आ रहा है वो इसी तरह आ रहा है। तो संयोजकता निकालने के लिए, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको इतना ये सब आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो अब इसीलिए हमने बता दिया है कि आपको ये जो है रट लेना है बिल्कुल। और इसके बाद फिर अभी हम आपको बताने चल रहे हैं कि किस तरह से फिर उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। परिभाषा आपको एक बार हम फिर रिपीट करवा दे रहे हैं। देखा है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो बाह्यतम कोश होगा, ये अगर हम ये जो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश क्या है? ये है। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। ये 3 प्रकार की होती है, वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उपसहसंयोजकता। तो इसको हम मिटाते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर आगे समझाते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि किस तरह से हम तत्व की जो संयोजकता है वो निकालेंगे। जैसे हमने तत्व लिखवाया है, एक तत्व लेते हैं Mg, मैग्नीशियम बोलते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक है, अगर नहीं याद किया है तो याद कर लो, 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। हमने आपको बता दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 2, 8, 8, 8 इस तरह से भरे जाते हैं इस रूप में। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसके 2 तरीके हम आपको दोनों सिखाएंगे। बल्कि दूसरा वाला जो तरीका है वो आपके इंटर लेवल का है, लेकिन हम आपको यहीं पर थोड़ा बेसिक, जैसे इसीलिए हमने कमरे का नाम SPDF करके लिखा, जिससे कि आपको जब हम समझाएं तो समझ में आए कि हाँ ये SPD आया कहाँ से, है ना। और इसी पे आगे आप क्लास में आपके अभी जो 5वां चैप्टर है उसमें आपका आवर्त सारणी मेंडलीव की बनी हुई है, उसमें आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। लेकिन है तो वो 5वें चैप्टर में, ये संयोजकता आपको 5वें चैप्टर में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप नहीं समझते हो कि धातु और धातु भी आपके समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें भी वही लॉजिक काम कर रहा है कि हम धातु कैसे पहचाने। तो अभी आपको इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ही हम आपको बता देंगे कि धातु और अधातु को कैसे पहचाने। तो चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम हो गया 12, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लिखेंगे 2, और आपको पता है कि 2 के बाद 8 भरा जाएगा, तो 8 हो गया। पहले वाले में 2 भरे जाते हैं, दूसरे वाले में 8 भरे जाते हैं, 10 तो हो गया। बचा कितना? इसमें 2 बचा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस तत्व की संयोजकता होती है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया 2, 8, 2, 8, 2, 10, 2, 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12। आपने परिभाषा क्या पढ़ी? परिभाषा पढ़ी कि किसी भी परमाणु के कोई भी तत्व हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, वो भी अभी हम आपको बता दे रहे हैं। कि अगर मान लो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है
अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो लिखेंगे 2, 8 और कामा लगा के 10 हो गया, बचे कितने 7। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है तो क्या इसकी संयोजकता 7 होगी? गलत, 7 नहीं होगी। अभी आपको यहाँ पर जब हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता, उपसहसंयोजकता क्या होती है। तो देखो आपको छोटा सा लॉजिक बता दे रहे हैं, बढ़िया ट्रिक है, यहाँ पर आप समझ लो। देखो यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3, 4 ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वही तत्व जो नंबर्स हैं वही उस तत्व की संयोजकता होगी। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और लास्ट में इलेक्ट्रॉन आए बाह्यतम कोश में 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तब वही तत्व, यही नंबर्स, यही इलेक्ट्रॉन्स ही उस तत्व की संयोजकता होंगे। अगर बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं या 6 इलेक्ट्रॉन हैं या 7 इलेक्ट्रॉन हैं या 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तब इसकी संयोजकता, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कक्षक को पूर्ण होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास कितने हैं? 5 हैं, कितने कम हैं? 3, मतलब कि इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। 6 वाले में कितने कम हैं? 8 से 2 कम हैं, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। 7 में कितने कम हैं? 1 कम है, तो इसकी संयोजकता होगी 1, इसका मतलब क्लोरीन की संयोजकता कितना होगा? 1। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कह रहा है, ऑक्सीजन नहीं, सॉरी गलती हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कि आपको पता है, हम तब से बोलते चले जा रहे हैं कि यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तब उसका अष्टक जो है वो पूर्ण माना जाता है और उसकी संयोजकता हो जाती है 0। यदि आप किसी भी तत्व का इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और लास्ट में आता है 8 इलेक्ट्रॉन, तब आपकी संयोजकता क्या होगी? 0 होगी। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन ही उस तत्व की संयोजकता कहलाएंगे। और अगर लास्ट में 5, 5, 6, 7, 8 आता है तो हम उसकी तुलना किससे करेंगे? 8 से। अगर 5 है तो 8 से कितना कम है? 3। इसका मतलब अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 3 होगी। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 6 है तो उसकी संयोजकता 2 होगी, क्योंकि 8 से वो 2 कम है। इस तरह से आपको समझना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये अगर आपने नहीं नोट किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो, ठीक। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अभी हमने मैग्नीशियम का लिया था, क्लोरीन का लिया था, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई तत्व है कैल्शियम ले लीजिए, इसका कितना होता है? परमाणु क्रमांक 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लिखेंगे 2, 8, 8, तो कितना हो गया? 10, 8, 18, बचे कितने? 2। बाह्यतम कोश में 2 हैं तो इसकी जो संयोजकता होगी कितनी होगी? 2 ही होगी। हमने क्या बताया? लास्ट में 1, 2, 3, 4 तक अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन आते हैं तब वही इलेक्ट्रॉन ही उस तत्व की संयोजकता कहलाएंगे। तो क्लियर हो गया। संयोजकता कितनी हो गई? 2। संयोजकता कितनी? 2। संयोजकता हो गई 2। और एक तत्व लेते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। 2 करेंगे, 5 करेंगे, 5, 2, 7 हो गया। तो बाह्यतम कोश में 5 हैं तो कितना होगा इसकी संयोजकता? 3। कितनी होगी? 3। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी संयोजकता जो है वो 3 होगी, ठीक। ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन ले लेते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 6, 2 आएगा। और ये 8 से कितना कम है? 2 कम है। इसका मतलब कि इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 6 है, लेकिन संयोजकता इसकी कितनी होगी? 2 होगी। तो इस तरह से आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये संयोजकता
इलेक्ट्रॉन जो है वो समझ में आए होंगे। और इसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब देखो एक चीज़ और समझिए कि हम धातु और अधातु को कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8, 2। तो आपको यहाँ पर यह समझना है कि धातु को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर फिर आपको समझना है, अगर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये क्या होंगे, ये धातु होंगे। यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में, इसका मतलब कि मैग्नीशियम क्या है, धातु है। यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 1 2 3 आता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वे तत्व क्या होंगे, धातु होंगे। अगर 4 आता है तो वह उपधातु होगा। क्या होगा, उपधातु होंगे। अगर किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वह उपधातु होगा। अगर 5 6 7 8 इतने आते हैं बाह्यतम कोश में, यहाँ पर हम फिर उसकी संयोजकता नहीं निकाल रहे हैं। जो आएगा, मान लीजिए हम क्लोरीन का कर दें 17 तो होगा 2 8 7। इसका मतलब कि क्लोरीन क्या है, अधातु है। क्या है, क्लोरीन अधातु है, क्योंकि यहाँ पर हमने बता दिया कि लास्ट में 5 6 7 8 अगर ये सब आता है तो वहाँ पर क्या होता है, वे अधातुएं होती हैं। लास्ट में बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन आता है। इसको आप अपने किताब में, हाई स्कूल की बुक में मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी हुई है, वहाँ पर ये नियम फॉलो करना और देखना कि ये कहाँ तक आपका सही आ रहा है। 100% सही है। आप एक बार फॉलो करके देखिए कि धातुओं को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हमने सिखाया है कि किस तरह से करते हैं। कोर के परमाणु मॉडल में हमने कक्षक बता दिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक बोलते हैं इसको। आगे आप पढ़ेंगे, वो आपको जो 5वां चैप्टर पढ़ाएंगे तो अच्छे से वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक ये समझना है कि कोई तत्व कैसे बनता है, वो आपको समझना है। उसके लिए आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमने एक चीज़ और बता दी आपको कि किसी भी तत्व को की धातु है या अधातु है, वो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल सकते हो। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे तत्व आते हैं तो वो क्या होगा, धातु होगा। और अगर 5 6 7 8 आते हैं तो ये होगा अधातु। तो इतना आपके समझ में आ गया। अब आपके पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, इन पर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं और टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलो बच्चों, अब आपका जो है टॉपिक संयोजकता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जब किसी भी तत्व के संयोग करने की शक्ति होती है, तो आपके समझ में आ गया होगा। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। और उस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, कभी कभी पूछता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं, तो आप कह सकते हो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाएगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और या फिर संख्या ही संयोजकता कहलाती है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो वैद्युत संयोजकता का मतलब होता है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ त्यागें, इलेक्ट्रॉन लेना, ऐसे जो होते हैं वो वैद्युत संयोजकता के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखो, अभी हमने Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, Mg और क्लोरीन का भी किया था। मान लो कोई तत्व है MgCl2, ये तत्व बन गया, जो भी बन गया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो ये बना कैसे, वो आपको समझना है। देखो, जब हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 2 आता है, और जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपके क्या होते हैं, ऊपर चार्ज के रूप में चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, यही यहाँ पर 2+ के रूप में आएंगे। अब तो यहाँ पर तो हो गया Mg 2+, क्लोरीन का निकालेंगे तो Cl 17 होता है, क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7 होता है। बाह्यतम कोश में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
1 है, मतलब संयोजकता कितनी है 1 है, तो क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस लिखेंगे, फिर ये गुणा करेंगे, तभी ये क्या होता है Mg, इसका पावर इसके पास चला जाए तब 1 का तो कोई मतलब है नहीं लिखने का, Cl का 2, इसीलिए ये बन गया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो यौगिक बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, बैलेंस के ऊपर। कहाँ से? इलेक्ट्रॉनिक, मतलब पूरा कनेक्शन ही कहाँ से है? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। तो वैद्युत संयोजकता में क्या होता है आपको पता है कि MgCl2 जो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2। अब आपको पता है कि ये क्या है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन कितने हैं 2 लिखा हुआ है, मैग्नीशियम अकेला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको Mg बीच में रख देंगे और एक Cl यहाँ लिख देंगे, एक Cl यहाँ पर लिख देंगे। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 और 1 इस तरह से इसको हम 7 इलेक्ट्रॉन इस पर क्लोरीन पर प्रदर्शित कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर भी 2 2 4 2 6 और 1 7। अब मैग्नीशियम में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 12 होता है, 2 8 2, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे और 1 यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, देखो अब इसको क्या होगा यहाँ पर कि 2 8 2 है, तो ये क्या करे, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, हटा दे, तब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अगर ये इसका अष्टक पूरा करना चाहे तो इसे 6 इलेक्ट्रॉन और लाने पड़ेंगे, तो वो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और ये फिर दोबारा लेता नहीं है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत संयोजकता। तो ये क्या करेगा, अब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा और इसका हो जाएगा अष्टक पूरा। और इसके पास भी 7 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और इसका भी अष्टक हो जाएगा पूरा। इस तरह से क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो गया और मैग्नीशियम का भी काम हो गया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और इसका भी अष्टक हो गया पूर्ण। तो ऐसे तत्वों को, ऐसे यौगिकों को हम वैद्युत संयोजकता के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो MgCl2, NaCl एक एग्जाम्पल और है, सोडियम 11 होता है, 2 8 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, त्याग देगा, और Cl के पास 1 कम है, तो इससे वो 1 2 8 7, तो ये 1 इससे ले लेगा, तो इसका अष्टक हो जाएगा पूरा और ये बन जाएगा NaCl। ये नमक का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो आगे के जो आपके पॉइंट बचे हैं वो अगली वीडियो में आपको विधिवत समझाया जाएगा। आज के लिए इस टॉपिक में आपको, और हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई कमी हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम उसे आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। तो आज के लिए बस इतना ही।